हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम एक्सप्लेन। तो फ्रेंड, आज हम अपने चैनल पर आपको यूपी पीसीएस पीटी की परीक्षा जो 12 जून को होने वाली है उसके संदर्भ में करंट अफेयर की तैयारी कराने जा रहे हैं। तो फ्रेंड, यह है, आप देख पा रहे होंगे घटनाचक्र दृष्टि की समसामयिक जो कि आपको दिख रही होगी यहाँ पे 1 जून 2021 से लेकर 10 मई 2022 तक की। इसमें जब जितने भी घटनाक्रम हुए हैं सब इसमें अद्यतन है। ठीक है, तो सारे करंट चीज़ें इसमें जुड़ी हुई हैं। तो चलिए फ्रेंड, इसको हम स्टार्ट करते हैं और हम इससे रिलेटेड और यहाँ तक पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो आपका बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं, यानी कि जो भी आपका इसमें नहीं मिलेगा, मतलब कि हमने पीछे 5 लेक्चर इसके ऊपर ले चुके हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आपको उसको हमारे चैनल पे जो वीडियो हैं उस पे जाके उनको देख लेना है शुरू से, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। ठीक है, इस तरह से आपके सारे घटना चक्र क्विकली तैयार हो जाएगी। तो फ्रेंड, आपको बस हमारे चैनल पे बने रहना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए। और हम आपको ये पूरा तैयार करा देंगे यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए, अब हम यहाँ तक हम करा चुके हैं। उमीला दर्रा ई रूपी डिजिटल भुगतान साधन। ठीक है, सहकारिता मंत्रालय, यहाँ से हमको स्टार्ट करना है नया टॉपिक। और इससे पीछे का जितना भी ई रूपी डिजिटल भुगतान, ये सब हमारे इसका वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। आप उस पर वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको। हाँ, इसको फ्रेम में ले लेते हैं और थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं क्योंकि टाइम भी थोड़ा कम है। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सहकारिता मंत्रालय का गठन 6 जुलाई 2021 को। ठीक है, 6 जुलाई 2021 को केंद्र सरकार ने सहकार से समृद्धि, ठीक है, के विजन को अपने इस विजन सरकार केंद्र सरकार के कौन सा विजन था, सहकार से यानी कोऑपरेटिव से क्या बोलते हैं, समृद्धि यानी कि डेवलपमेंट। ठीक है, 6 जुलाई 2021 को केंद्र सरकार ने सहकार से समृद्धि के अपने विजन को साकार करने हेतु एक पृथक मंत्रालय जिसका नाम है सहकारिता मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, ठीक है, का गठन किया। ठीक है, 6 जुलाई 2021 को सहकारिता मंत्रालय। ठीक है, क्या इस नए मंत्रालय का कार्यभार अमित शाह को सौंपा गया है। इस मंत्रालय का कार्यभार किसको, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जो कि कैबिनेट मंत्री भी हैं। ठीक है, जबकि बीएल वर्मा को सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री नियुक्त किया गया है, यानी कि उनकी सहायता के लिए राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए राज्य मंत्री होता है, ये तो आपको पता ही होगा। राज्य मंत्री नियुक्त किया गया है बीएल वर्मा को। ठीक है, इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है देख लेते हैं फ्रेंड। यह मंत्रालय देश में सहकारिता आंदोलन यानी कि कोऑपरेटिव मूवमेंट को मजबूत करने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा प्रदान करेगा। ठीक है, यह मंत्रालय सहकारी समितियों के लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की प्रक्रियाओं को कारगर बनाने और बहुराज्य सहकारी गत समितियों यानी कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव के विकास को सक्षम बनाने के लिए कार्य करेगा। सहकारिता के महत्व को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2012 को सहकारिता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। ठीक है, वर्ष 2012 को सहकारिता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। किसने, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। ये आपको इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है, जुलाई के प्रथम शनिवार को। ठीक है, यह अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जुलाई के प्रथम शनिवार को मनाया जाता है। ठीक है, तब ये जुलाई आएगी, उसके फर्स्ट जो सैटरडे होगा जुलाई माह का, उसमें सहकारिता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस इन इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव मनाया जाएगा। चलिए फ्रेंड, बॉक्स को दे लेते हैं एक बार जल्दी से, बॉक्स क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है इसका। ठीक है, तो बॉक्स में एक बार आ जाते हैं, देख लेते हैं क्या है। हाँ ठीक, ये हो गया आपका बॉक्स का। लोक उद्यम विभाग 6 जुलाई 2021 को एक अधिसूचना के माध्यम से लोक उद्यम विभाग को भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय से निकालकर वित्त मंत्रालय से जोड़ दिया गया है। इस नए विभाग के जुड़ने से अब वित्त मंत्रालय में 6 नए विभाग हो गए हैं। वित्त मंत्रालय के विभाग कौन कौन से, एक आर्थिक कार्य विभाग, दूसरा व्यय विभाग, तीसरा राजस्व विभाग, तीसरा निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग, और वित्तीय सेवाएं विभाग, लोक उद्यम विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस। साथ ही अब भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय भारी उद्योग मंत्रालय के रूप में परिवर्तित हो गया है। ठीक है, भारी उद्योग और लोक उद्यम यानी पब्लिक
बिजनेस जो इंडस्ट्रीज़, ठीक है। ये मंत्रालय भारी मंत्रालय उद्योग मंत्रालय में परिवर्तित कर दिया गया है, ठीक है। 2 मंत्रालयों को एक में मर्ज कर दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड, अब आगे चलते हैं, देख लेते हैं इसी कंटेक्स्ट में। आगे ये है आपका फ्रेम में बन गया अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण, ठीक है फ्रेंड। अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण क्या है? अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2019-20 क्या है, इसको देख लेते हैं। 10 जून 2021 को, ठीक है, 10 जून 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण यानी ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन AISHE 2019-20 को जारी किया था, ठीक है। उच्च शिक्षा विभाग डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन DHE द्वारा वार्षिक रूप से जारी AISHE की श्रृंखला में ये 10वीं रिपोर्ट है, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या देख लेते हैं। उच्च शिक्षा में कुल नामांकन 2018-19 में 3.74 करोड़ की तुलना में 2019-20 में 3.04, ठीक है। और प्रतिशत वृद्धि के साथ 3.04 वृद्धि के साथ 3.85 करोड़ रहा, ठीक है। कुल यानी कि 3.74 करोड़ की तुलना में 2018-19 में था उच्च शिक्षा में लोगों की क्या बोलते हैं छात्रों के नामांकन 3.7 करोड़ था, जिसकी तुलना में वर्ष 2019 में 3.04% की वृद्धि होने के साथ ये बढ़ के 3.85 करोड़ हो गया, ठीक है। कुल नामांकन में महिलाओं की संख्या 49% है, ठीक है। भारत में छात्रों के सबसे अधिक नामांकन के मामले उत्तर प्रदेश के हैं। उत्तर प्रदेश में छात्रों के सबसे अधिक नामांकन के मामले उत्तर प्रदेश से हैं। इसमें इसका प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश राज्य का। इसके बाद क्रम से महाराष्ट्र और तमिलनाडु का स्थान है। महाराष्ट्र का दूसरा, तमिलनाडु का तीसरा, ठीक है। सकल नामांकन अनुपात में देखा था ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो GER उच्च शिक्षा में नामांकित पात्र आयु वर्ग के छात्रों का प्रतिशत वर्ष 2014 और 2015 वर्ष 2014-15 के 24.3% के मुकाबले वर्ष 2019-20 में 27.1% रहा। उच्च शिक्षा में संलग्न संस्थाओं की कुल संख्या के संदर्भ में भी उत्तर प्रदेश 89-85 प्रथम स्थान पर है। इसके बाद क्रम से महाराष्ट्र का 69-52 है, कर्नाटका का 58-06 है का स्थान है। उच्च शिक्षा में लैंगिक समानता सूचकांक यानी जेंडर पैरिटी इंडेक्स GPI 18-19 के 1 के मुकाबले वर्ष 2019-20 में 1.01 रहा। 1 के मुकाबले वर्ष 2019-20 में 1.01 रहा, ठीक है। अखिल भारतीय स्तर पर वर्ष 2019-20 में उच्च शिक्षा में छात्र शिक्षक अनुपात PTR 26 है। भारत में कॉलेजों की संख्या में शीर्ष 8 राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, राजस्थान, आंध्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश तथा गुजरात है, ठीक है। उच्च शिक्षा के संदर्भ में ये सर्वेक्षण हुआ था। CEO वाटर मैंडेट क्या है? CEO वाटर मैंडेट सार्वजनिक निजी भागीदारी वाली एक अद्वितीय पहल है जो जल संबंधी वैश्विक चुनौतियों के समाधान हेतु व्यापारिक नेतृत्वकर्ताओं यानी कि बिजनेस लीडर को एक मंच पर लाती है। इसकी स्थापना UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट द्वारा 2007 में की गई थी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एवं UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट की इस विशेष पहल का यह कार्यान्वयन पैसिफिक इंस्टीट्यूट यानी कि कैलिफोर्निया अमेरिका में जो पड़ता है की भागीदारी से किया जाता है। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है। 4 जून 2021 को जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी NTPC लिमिटेड CEO वाटर मैंडेट की हस्ताक्षरकर्ता बन गई है। CEO वाटर मैंडेट, ठीक है, हस्ताक्षरकर्ता बन गई है। चलिए फ्रेंड, अब आगे देख लेते हैं इसी कॉलम में यहाँ से, हाँ ठीक। इसके साथ ही NTPC लिमिटेड कुशल जन प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने वाली प्रतिष्ठित कंपनियों की सूची में शामिल हो गई है। CEO वाटर मैंडेट पर हस्ताक्षर करने के उपरांत अब NTPC लिमिटेड विद्युत उत्पादन की अपनी मुख्य व्यावसायिक गतिविधि को अंजाम देने के साथ ही जल संरक्षण एवं प्रबंधन हेतु 3R यानी रिड्यूस,
यानी कम करना, रीयूज़ यानी पुनर्योग और रिसाइकिल यानी पुनर्चक्र को और अधिक बढ़ावा देगी। उल्लेखनीय है कि अगस्त 2021 में भारत की 2 अन्य कंपनियां जो कि एक जल कंपनी को एक जल जयपुर राजस्थान, सृष्टि लाइफ साइंस वडोदरा गुजरात भी सीईओ वाटर मैनेजमेंट के हस्ताक्षरकर्ता बन गई है। ये भी एक कंपनियां हैं, एक जल हैं ये जयपुर राजस्थान में जो काम कर रही है, सृष्टि लाइफ साइंस ये वडोदरा गुजरात की है, भी सीईओ वाटर मैंडेट की हस्ताक्षरकर्ता बन गई है। ठीक है, अब चलिए फ्रेंड एनटीपीसी के कंटेक्स्ट में थोड़ा देख लेते हैं और बॉक्स में। एनटीपीसी ऊर्जा साधन लक्ष्यों की घोषणा 27 जून 2021 को, ठीक है, जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार एनटीपीसी लिमिटेड भारत में ऊर्जा क्षेत्र के अंतर्गत ऐसी पहली ऊर्जा कंपनी बन गई है जिसने ऊर्जा पर संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय संवाद यानी कि HLDE के अंग के रूप में अपनी ऊर्जा सघन लक्ष्यों को घोषित किया है। एनटीपीसी ने वर्ष 2032 तक 60 गीगावाट तक की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया है। ठीक है, 2032 तक कितना, 60 गीगावाट तक की नवीकरणीय ऊर्जा, ठीक है, निर्धारित किया है। साथ ही एनटीपीसी ने वर्ष 2032 तक शुद्ध ऊर्जा तीव्रता में 10% की कटौती का लक्ष्य भी निर्धारित किया है। भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क कहाँ पे है, ये देख लेते हैं अपने अगले बॉक्स में। भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क 12 जुलाई 2021 को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को गुजरात स्थित कच्छ के रण में एक सौर पार्क की स्थापना हेतु मंजूरी प्रदान की। यह भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क होगा जिसकी क्षमता 4750 मेगावाट होगी। इस पार्क से व्यावसायिक स्तर पर हरित हाइड्रोजन के उत्पादन की योजना है। 13 जुलाई 2021 को एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने केंद्र शासित लद्दाख के साथ देश की प्रथम हरित हाइड्रोजन परिवहन परियोजना 13 जुलाई 2021 को एनटीपीसी ने रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ ही देश की प्रथम हरित हाइड्रोजन परिवहन योजना की स्थापना हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। 21 अगस्त 2021 को एनटीपीसी ने विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश तथा स्थित सिमहाद्री ताप विद्युत संयंत्र के जलाशय पर तैरते सौर संयंत्र की स्थापना की। कहाँ पे, सिमहाद्री ताप विद्युत संयंत्र के जलाशय पर, ठीक है, विशाखापत्तनम में आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, स्थापना की। चलिए ये फ्रेंड इतना हो गया। अब चलिए इसमें आगे इम्पोर्टेंट क्या है अगले कॉलम में देख लेते हैं बॉक्स के। ये है, इस तैरते सौर संयंत्र की क्षमता कितना है, 25 मेगावाट है। ठीक है, इसके अतिरिक्त तेलंगाना के रामगुंडम में एनटीपीसी द्वारा 100 मेगावाट क्षमता के तैरते और सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की घोषणा भी की गई। मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार रामगुंडम परियोजना की कुल संचालित विद्युत उत्पादन क्षमता 80 मेगावाट तक पहुंच गई है। अब इसमें ज्ञात होने की बात यह है कि एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड एनटीपीसी के 100% स्वामित्व वाली एक अनुषंगिक इकाई है। ठीक है, तृतीय सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक व डैशबोर्ड 2021-22। तीसरा सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक व इस डैशबोर्ड जो है 2021 का क्या है, 3 जून 2021 को 3 जून 2021 को तीसरा सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक जारी किया गया, डैशबोर्ड 21 नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। इस सूचकांक को नीति आयोग द्वारा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार मिनिस्ट्री के द्वारा संयुक्त राष्ट्र भारत के नेतृत्व वाली एजेंसियों अन्य प्रमुख केंद्रीय मंत्रालयों के सहयोग से डिजाइन सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व वाली एजेंसियों एवं प्रमुख केंद्रीय मंत्रालयों के सहयोग से डिजाइन और विकसित किया गया है। यह सूचकांक भारत के सभी राज्यों के राज्यों के शासित प्रदेशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र के SDG 2030 को प्राप्त करने के संदर्भ में उनकी प्रगतिशीलता की निगरानी का एक प्रमुख उपकरण है। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है देख लेते हैं एक बार जल्दी से। सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 3.0 जारी किया गया। ठीक है, इसके तहत क्या है, 16 SDGs में प्रदर्शन के आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रैंक प्रदान की गई है। ठीक है, 2020-21 की रिपोर्ट को 115 संकेतकों के प्रयोग द्वारा निर्मित किया गया है जो 16 SDGs और 70 उप लक्ष्यों को आच्छादित यानी कवर करते हैं। ठीक है, कुल 16 हैं
एक मिनट फ्रेम आ जाए। हाँ देखिए फ्रेंड, कुल 16 SDG लक्ष्यों के संदर्भ में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के प्रदर्शन को 0 से 100 के पैमाने पर मापा गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके SDG भारत सूचकांक स्कोर के आधार पर निम्नलिखित तरीके से वर्गीकृत किया जाता है। पहला आकांक्षी हो गया, एस्पायरेंट 0 से 49 अंक तक इसके। हाँ, अच्छा प्रदर्शन यानी परफॉर्मेंस, इसकी सीमा 50 से 64 अंक तक के लिए है। अग्रणी यानी फ्रंट रनर है, 65 से 99 अंक वाले हैं। ठीक है। लक्ष्य प्राप्त करता है यानी अचीवर 100% अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। ठीक है। तो आकांक्षी होंगे 0 से 49 अंक जिनका होगा स्कोर, वो आकांक्षी होंगे प्रदेश या फिर केंद्र शासित प्रदेश। हाँ, अच्छा प्रदर्शन परफॉर्मेंस वाले में 50 से 64 अंक वाले होंगे। अग्रणी होंगे फ्रंट रनर 65 से 99 अंक वाले, और लक्ष्य को प्राप्त करता होंगे 100%। ठीक है। नवीनतम रिपोर्ट में भारत का संयुक्त स्कोर, अब नवीनतम रिपोर्ट में देख लेते हैं भारत का संयुक्त स्कोर क्या है। भारत का संयुक्त स्कोर यानी कि कंपोजिट स्कोर 66 रहा है नवीनतम रिपोर्ट में, जबकि 2019 के SDG में भारत के सूचकांक ये 60 था, यानी कुछ गिर गया है। ठीक है। चलिए फ्रेंड अगले कॉलम पे चलते हैं इसी पेज के, और आपको कंप्लीट कराते हैं। ये टेबल कहाँ तक है देखिए, एक सेकेंड फ्रेम में थोड़ा ले लें। हाँ ठीक, यहाँ तक। वर्ष 2020-21 में उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, मिजोरम, पंजाब, हरियाणा, त्रिपुरा, दिल्ली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख अग्रणी की श्रेणी में पहुंच गए हैं 2020-21 में। ठीक है। इतने राज्य हैं, उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, मिजोरम, पंजाब, हरियाणा, त्रिपुरा, दिल्ली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख अग्रणी श्रेणी में पहुँच गए हैं। इस सूचकांक में राज्यों की संयुक्त रैंकिंग में केरल जो है 75 स्कोर ही गेन कर पाया है, इसका स्थान प्रथम है अब तक। ठीक है। फ्रंट रनर में ही रहेगा, क्यों, ये तो फ्रंट रनर में ही रहेगा, 65 से 99 तक फ्रंट रनर ही रहेगा यानी अग्रणी। और अचीवर तो बन नहीं पाया अभी, अचीवर के लिए 100% अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेना। संयुक्त रूप से किसके साथ है, रैंक केरल 75 स्थान पर रहा, जबकि हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु दोनों का 74 है, जबकि हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु दोनों का संयुक्त स्कोर 74 है। ठीक है। संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रहे। SDG सूचकांक भारत, अब चलिए SDG सूचकांक भारत को देख लेते हैं ठीक से जल्दी से, एक मिनट। केरल राज्य है फर्स्ट रैंक पे 75 स्कोर के साथ, दूसरे हिमाचल और तमिलनाडु दोनों संयुक्त रूप से दूसरे रैंक पे हैं 74 स्कोर के साथ। चौथे रैंक पे है कौन, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक और उत्तराखंड संयुक्त रूप से, ये 4 राज्य चौथी रैंक पे हैं 72 स्कोर के साथ। और 8वीं रैंक पे है सिक्किम 71 स्कोर के साथ। 9वीं रैंक पे है महाराष्ट्र कितने स्कोर के साथ, 70। अब चलिए फ्रेंड आगे देखते हैं, इसी बॉक्स को कंप्लीट करते हैं। SDG भारत सूचकांक 2020-21 अंतिम 5 राज्य कौन कौन हैं। 28वें रैंक पे है बिहार, ठीक है, 52 स्कोर के साथ। 27वें रैंक पे झारखंड है 56 स्कोर के साथ। 26वीं रैंक पे असम है 57 स्कोर के साथ। और 22वें रैंक पे अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये 60 स्कोर के साथ 22वीं रैंक पे है। ठीक है। ये अपना उत्तर प्रदेश भी 22वीं रैंक पर है। ठीक है, 60 स्कोर के साथ। SDG सूचकांक 20-21 में, इसको इम्पोर्टेंट समझ लीजिएगा। भारत उत्तर प्रदेश का स्थान 60वां है। ठीक, 60 नंबर है। तो 60 नंबर वाले किस में आते हैं भाई, 50 से 64 अंक वाले अच्छा परफॉर्मेंस में आएंगे। और 19 रैंक पे छत्तीसगढ़, नागालैंड, उड़ीसा है यानी 61। ठीक है। SDG भारत सूचकांक 2020-21 में केंद्र शासित प्रदेशों की बात कर लेते हैं बेल आगे। इसी तरह आप केंद्र शासित प्रदेशों की बात कर लेते हैं, तो फर्स्ट रैंक पे चंडीगढ़ है केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसका 79 है। दिल्ली, पुडुचेरी और लक्षद्वीप 68 है इसका स्कोर। 5वां अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 67 इसका स्कोर है। 6वीं रैंक पे कौन है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 66 स्कोर के साथ। 8वीं रैंक पे है केंद्र शासित प्रदेश में दादर और नागर हवेली, दमन और दीव 62 स्कोर के साथ। ठीक है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, और नेक्स्ट पेज पे चल के आपको जल्दी से क्या है 37 38, ठीक 38। और हाँ ये देखिए हो गया।
पूरे फ्रेम में आ जाए। ठीक, चलिए फ्रेंड यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास के प्रयोग पर राष्ट्रीय मिशन। बायोमास के प्रयोग पर कहाँ? ताप थर्मल इलेक्ट्रो जो ये है संयंत्र है, ठीक है, प्लांट है। मई 2021 में केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास का प्रयोग पर एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित करने का निर्णय लिया गया। प्रस्तावित राष्ट्रीय मिशन की अवधि होगी न्यूनतम 5 वर्ष न्यूनतम अवधि होगी, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, एक बार जल्दी से देख लेते हैं सरसरी नज़र से। इस मिशन के निम्न उद्देश्य होंगे, क्या क्या है? तापीय ऊर्जा संयंत्रों से अधिक मात्रा में कार्बन रहित ऊर्जा उत्पादन हेतु बायोमास को फायरिंग के वर्तमान 5% के स्तर में वृद्धि कर उसे उच्च स्तर तक ले जाना होगा, ठीक है, यह हो गया। और दूसरा क्या है? बायोमास पेलेट्स तथा कृषि अवशेषों की आपूर्ति श्रृंखला में बाधाओं को दूर करना एवं विद्युत संयंत्रों तक इसके परिवहन को सुगम बनाना। बायोमास को फायरिंग के संबंध में नियामक मुद्दों पर विचार करना। इस मिशन के अंतर्गत विद्युत मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक संचालन समिति की परिकल्पना की गई, जिसमें नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय आदि के प्रतिनिधियों सहित सभी शामिल होंगे। अब बॉक्स में देख लेते हैं फ्रेंड जल्दी से। बायोमास को फायरिंग किसी बॉयलर के भीतर प्राकृतिक गैस तथा कोयले जैसे अन्य ईंधनों के साथ बायोमास पदार्थ के सम्मिश्रण तथा दहन को बायोमास को फायरिंग देखिए दहन को बायोमास को फायरिंग कहते हैं, ठीक है। UNFCCC ने कोयला आधारित ऊर्जा संयंत्रों से कार्बन उत्सर्जन को कम करने के संदर्भ में बायोमास को फायरिंग को एक कार्बन रहित प्रौद्योगिकी के रूप में मान्यता दी, यानी कार्बन न्यूट्रल टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये अच्छी बात है UNFCCC ने, ठीक है। आज़ादी का अमृत महोत्सव की बात हो रही है, चलिए इसको देख लेते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव इंडिया एट 75। आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए भारत सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की एक श्रृंखला है। यह महोत्सव जन भागीदारी की विचारधारा के साथ जन उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। यह कार्यक्रम पूरे देश में राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा आयोजित किया जाएगा तथा देश के बाहर भारत के दूतावासों में भी इसका आयोजन होगा। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, एक बार देख लेते हैं फ्रेंड। आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए भारत सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की एक श्रृंखला है, ठीक है। भारत सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की एक श्रृंखला है आज़ादी अमृत महोत्सव। भारत अमृत काल में प्रवेश कर गया है फ्रेंड। अब देखिए इसको, आपको जल्दी से आप लोग को भी रोजगार मिल जाए। भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ 15 अगस्त 2022 को, ठीक है। भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ 15 अगस्त 2022 के 75 सप्ताह पूर्व 12 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने इन द्वारा साबरमती आश्रम अहमदाबाद गुजरात से आज़ादी का अमृत महोत्सव नामक एक पहल को लॉन्च किया, ठीक है, यानी 12 मार्च 2021 को, 75 हफ्ता पहले, ठीक है। यह पहल 15 अगस्त 2023 तक जारी रहेगी। चलो भाई, ठीक है, जारी रहेगी यह पहल। आज़ादी का अमृत महोत्सव इंडिया एट 75 पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में नीतियों और योजनाओं को तैयार करने हेतु केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय क्रियान्वयन समिति यानी नेशनल इम्प्लीमेंटेशन कमेटी का गठन किया गया है, ठीक है फ्रेंड। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है उसको देख लेते हैं ठीक से। आज़ादी का अमृत महोत्सव एट 75 मनाने हेतु सुझाव एवं नीतिगत दिशा निर्देश देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में 259 सदस्यीय एक समिति भी गठित की गई है। आज़ादी का अमृत महोत्सव इंडिया 75 को मनाने में केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय सहयोगी की भूमिका, यानी केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय एक सहयोगी की भूमिका में होगा। अगला पॉइंट देख लीजिए। आज़ादी का अमृत महोत्सव इंडिया 75 के उद्देश्य निम्नवत होंगे। कौन कौन होंगे इसके जरिए? आज़ादी से जुड़े हुए अनेक नाम जो इतिहास के पन्नों में दबे पड़े हैं, यानी अनसंग हीरोज इनको कहा जाता है, सामने लाना होगा।
1857 से 1947 के मध्य चले स्वतंत्रता संग्राम की जानकारी देशवासियों तक युवा पीढ़ी को देना। इस कार्यक्रम के माध्यम से विश्व के सामने 75 वर्षों की उपलब्धियों का प्रदर्शन करना तथा अगले 25 वर्षों के लिए देश के संकल्प की एक रूपरेखा तैयार करना। मतलब इसका उद्देश्य है तो 75 वर्ष की उपलब्धियों की एक प्रदर्शन करना और 25 वर्ष के लिए देश के संकल्प की एक रूपरेखा तैयार करना। ठीक है, याद करना, ये याद कर लीजिएगा। भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उत्सव के लिए निम्न 5 स्तंभ निर्धारित किए गए हैं। पहला, स्वतंत्रता संग्राम। दूसरा, 75 वर्ष पर विचार। तीसरा, 75 वर्ष पर उपलब्धियां। चौथा, 75 वर्ष पर कार्य। पाँचवां, 75 वर्ष पर संकल्प। अब ये बॉक्स में देख लेते हैं जल्दी से थोड़ा सा। हाँ, युवा प्रधानमंत्री योजना 29 मई 2021 को युवा उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 30 वर्ष से कम आयु के युवा और नवोदित लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना, युवा यानी युवा IUVA, ये शॉर्ट फॉर्म है। इसका फुल फॉर्म होगा प्राइम मिनिस्टर स्कीम फॉर मेंटोरिंग यंग ऑथर्स को लॉन्च किया गया। ठीक है, युवा योजना के संदर्भ में युवा का पूर्ण रूप यानी यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। ठीक है, ये होगा युवा का यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। ठीक है, ये युवा योजना इंडिया एट 75 परियोजना यानी युवा योजना इंडिया एट 75 परियोजना, इसके अंतर्गत क्या है, आज़ादी का अमृत महोत्सव का एक अंग होगा। ठीक है, युवा एट 75 योजना का